आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा ही टॉपिक है प्रिंट इन जापान। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जापान में प्रिंट कल्चर इमर्ज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जान लीजिए कि जापान में प्रिंट कल्चर आया कब। तो जापान में जो प्रिंट कल्चर है वो आया 768 एडी से 770 एडी के बीच में। और इसको लाए कौन भाई? बुद्धिस्ट मिशनरीज। कौन लेकर के आए? बुद्धिस्ट मिशनरीज मूव फ्रॉम चाइना टू जापान। वो बुद्धिस्ट मिशनरी जो चाइना से जापान मूव कर रहे थे, तो उन्होंने ही प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जापान में। आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब कभी भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो अपने साथ कल्चर को भी लेकर के चलता है। तो इस प्रकार से प्रिंट का जो कल्चर है वो पहले चाइना में आया और इससे मूव कहां पर हुआ? फिर बुद्धिस्ट मिशनरीज के थ्रू जापान में भी पहुंचता है। कब पहुंचता है? 768 770 एडी में। इसके अलावा ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं किस प्रकार की टेक्निक लेके गए थे? हैंड प्रिंट टेक्निक, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो है जापान के अंदर लेकर के गए थे। और जो पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक जो है वो पब्लिश हुई थी जापान के अंदर, वो कौन सी थी? वो डायमंड सूत्रा थी। ठीक है, और कब हुई थी ये पब्लिश? 868 एडी में। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसको जरूर से याद रखना। डायमंड सूत्रा नाम का पुस्तक जो है वो जापान में पहली बार पब्लिश किया गया था प्रिंट कल्चर की मदद से। कौन से प्रिंट कल्चर? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम की मदद से। और कब किया गया था इस डायमंड सूत्रा नाम के पुस्तक को? 868 एडी में। प्रिंट कल्चर आया कब जापान में? तो वो आया 768 से 770 एडी में। अब देखिए, इसके बाद डायमंड सूत्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो डायमंड सूत्रा में कितने सीट थे, यानी कितने पेजेस का ये बुक था? तो 6 पेज का, यानी 6 सीट का। जिसमें क्या थे भाई? देखिए, कोई भी बुक होता है उसमें क्या होगा? या तो पिक्चर होगा या फिर क्या होगा? टेक्स्ट होगा। तो डायमंड सूत्र के अंदर भी क्या था? टेक्स्ट थे और इलस्ट्रेशन थे। इलस्ट्रेशन क्या है? वैसी पिक्चर, वैसा इमेज जिसको देख करके कुछ बताया जा सके, यानी कि कुछ समझाने वाले पिक्चर होते हैं, यानी कि पिक्चर को देख के कुछ कुछ आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे पिक्चर्स को हम लोग कहते हैं इलस्ट्रेशन। आगे अब धीरे धीरे क्या होता है, जापान के अंदर प्रिंट कल्चर और भी ज्यादा फैल जाती है, इमर्ज हो जाती है, डाइवर्सिफाई कर जाती है। जिसके कारण से क्या देखने के लिए मिलता है? प्रिंट कल्चर कहां कहां इमर्ज होता है भाई? कैसे डाइवर्सिफाई करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि जो कपड़े वगैरह बनने लगे उस पर भी प्रिंट होना शुरू हो गया। इसके अलावा जो पेपर मनी है, यानी कि जो नोट है, उस पर भी प्रिंट कल्चर क्या होने लगा? उस पर भी प्रिंट कल्चर इमर्ज होना शुरू हो गया। प्लेइंग कार्ड्स वगैरह भी बनना शुरू हो गए, छपना शुरू हो गए। आगे 13 से 16 सेंचुरी में जो पोएट्स हुआ करते थे, जो प्रोज हुआ करते थे, वो भी क्या लिखने लगे? बहुत सारे कविताएं लिखने लगे, बहुत सारे पद्यांश लिखने लगे, यानी कि गद्यांश पद्यांश जो भी होता है हिंदी में, तो वो लिखना शुरू कर दिए। जिसके कारण से बुक जो है जापान में भर जाती है और इतना ज्यादा बुक हो जाता है कि बुक का जो रेट है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। तो वही चीज लिखा गया कि 13th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा पोएट और प्रोज जो है रेगुलरली बुक्स को पब्लिश कर रहे थे, जिसके कारण से बुक जो है जापान में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जो कि सबके पहुंच तक भी हो चुकी थी। इसके अलावा ड्यू टू रेगुलरली पब्लिश, अब ये जब लगातार बुक पब्लिश होगा तो इसके कारण से क्या हुआ? वहां पर जो लाइब्रेरी थी, यानी कि जहां पे बुक रखे जाते हैं, वहां पे भी जो लाइब्रेरी थी या फिर जो बुक स्टोर थे, पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं। पैक हो जाना मतलब कि पूरी तरीके से फुल हो जाना, फिलअप हो जाना। किस चीज से? डिफरेंट टाइप ऑफ बुक से। यानी कि जापान में जब रेगुलरली बुक छपना शुरू हो गया, जिसके कारण से लाइब्रेरीज, बुक स्टोर में पूरी तरीके से सिर्फ बुक ही बुक आपको देखने के लिए मिल रहा था। इतना ज्यादा बुक छपना शुरू हो गया था। अब टिल लेट 18th सेंचुरी ईडो एक शहर का नाम है जापान में, जिसको आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं। उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? ईडो के नाम से जाना जाता था। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग प्रिंट होते थे। ठीक है, यानी कि 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में ईडो में अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती थी, यानी कि प्रिंट होती थी। अब उसी में एक व्यक्ति का नाम है, इसको एकदम याद रखिएगा, किटागावा उटामारू। ठीक है, किटागावा उटामारू एक व्यक्ति है जिनका जन्म ईडो में हुआ, यानी कि टोक्यो में हुआ था 1757 में। 1757 तो याद ही हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। उसी समय किटागावा उटामारू का जन्म ईडो यानी कि जापान में हुआ था। अब क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग, ये बहुत अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाते थे। उसमें से 2 प्रकार की पेंटिंग है, जैसे कि फ्लोटिंग वर्ल्ड और ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि डेली जीवन में इंसान के जिंदगी में क्या चल रहा है उसी चीज को ये पेंटिंग का रूप देते थे। ठीक है, तो किटागावा उटामारू का जन्म कब हुआ?
1757 में कहाँ पर हुआ? ईडो जापान में हुआ। साथ ही साथ ये बहुत अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाते थे। दो पेंटिंग्स आपके फ्लोटिंग वर्ल्ड के टाइप के पेंटिंग, एक है आपका ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब कि डेली के लाइफ में जो चल रहा है उसके ऊपर पेंटिंग को बनाना। आगे, और इस आर्ट को यानी कि जो फ्लोटिंग वर्ल्ड, ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये जो बनाते थे, इस आर्ट को क्या कहा जाता है? उकियो कहा जाता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ईयर जरूर याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अभी तो आपका बोर्ड का एग्जाम भी है, हम डेली वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा।